हे गाइस, वेलकम बैक टू किमविम क्लासेस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी। और हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी यानी कि कुछ इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन वाला ग्राफ या कोई स्क्रीन देखी होगी। सपोज कोई मूवी है, मूवी में कोई पेशेंट है या फिर रियल लाइफ में कोई पेशेंट है, उसके किसी एक साइड पे एक स्क्रीन होती है जिस स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन चलता है। हम उसी को बोलते हैं ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम ह्यूमन हार्ट की कोई भी एबनॉर्मैलिटी को इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू जो जितनी भी एबनॉर्मैलिटीज हैं उनको चेक तो कर रहे हैं, बट हाउ, कैसे कर सकते हैं हम? या ये जो पीक्स हैं, ये जो आप वेव जो देख पा रहे हो, ये वेव्स किस चीज को रिकॉर्ड कर रही हैं या ये किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? तो स्टूडेंट, ऐसे नोड, ह्यूमन हार्ट में ऐसे नोड होती है और ऐसे नोड का काम होता है कि वो नर्व इम्पल्स जनरेट करती है। वो नर्व इम्पल्स जब जनरेट होती है तो बॉडी के फ्लूइड के थ्रू ट्रैवल करती है, और जब वो ट्रैवल करती है तो बॉडी पर यानी कि स्किन पर एक माइन्यूट वाइब्रेशन कॉज होता है, और हम उसी माइन्यूट वाइब्रेशन को विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एम्पलीफाई करके रिकॉर्ड करते हैं। और यही होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मींस ईसीजी। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इट इज ए ग्राफिकल representation of electrical activity of human heart। तो ये क्या है? ह्यूमन हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये वही होता है, दैट इज नोन एज ईसीजी। वन मोर थिंग, यहाँ पर दो टर्म्स होते हैं, ओके? एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड सेकेंड होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेसिकली क्या है? इन दोनों वर्ड्स में नॉर्मली स्टूडेंट्स को काफी डाउट्स रहते हैं या कंफ्यूजन हो जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफ यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑन पेपर, ओके? सपोज ये एक पेपर है, इस पेपर पर जो ये पीक्स हैं, ओके, ये जो पीक्स विजिबल हो रही हैं, दैट इज अ ग्राफ, और इसी ग्राफ को हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके? और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज अ मशीन, ओके? नॉर्मली क्या होना चाहिए? जब हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं तो हमें लगता है कि ये ग्राफ होगा, यानी कि पेपर है, पेपर जिस पर ये वेव्स और ये पीक्स प्रेजेंट है, ओके? और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से लगता है जैसे पेपर है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से लगता है जैसे मशीन है, लेकिन यहाँ पर ऑपोजिट है, ओके? उल्टा है। एंड अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दो नेम्स, ओके? वो दोनों नेम्स आपको याद होने चाहिए। फर्स्ट है एंथोवेन, एंथोवेन, एंड सेकेंड नेम इज वॉलर, ओके? एंथोवेन was the first scientist who discovered electrocardiogram. So डिस्कवरी किसको जाती है? एंथोवेन को। डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और डिस्कवर किया था, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोलते हैं, या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। काफी इंपॉर्टेंट नेम है जो कि नीट में डायरेक्टली पूछा जाता है, आपको याद होना चाहिए। फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ओके? ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, दोनों ही, हु डिस्कवर एंड फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
ओके जो आपकी स्टैंडर्ड बुक में यानी कि एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिया हुआ है उसमें प्रेजेंट होती हैं 3 लीड्स। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। 3 लीड्स जो कि एनसीईआरटी कवर करता है। नॉर्मली जो ईसीजीज होते हैं उनमें 20 लीड्स प्रेजेंट होती हैं। ओके 3 लीड्स वाली में 2 वेस्ट में यूज होती हैं और एक एंकल पे यूज होती है। एंड सेकेंड नेम क्या था, दैट इज वॉलर। वॉलर साइंटिस्ट वो थे जिन्होंने पहली बार रिकॉर्ड की थी ईसीजी, यानी कि फर्स्ट पर्सन हु रिकॉर्डेड ईसीजी। ओके यानी कि ईसीजी को डिस्कवर किया था एंथोवेन ने और फर्स्ट उसको रिकॉर्ड किया था वॉलर ने। दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम्स हैं और आप सभी को ये नेम्स याद होने चाहिए। अब हम बात करते हैं ईसीजी के ग्राफ की। तो स्टूडेंट ईसीजी में एक मिडिल ग्राफ में एक बेस लाइन प्रेजेंट होती है और इस बेस लाइन के कुछ अपर साइड में पीक्स प्रेजेंट होती हैं और कुछ लोअर साइड में पीक्स प्रेजेंट होती हैं। सपोज जैसे दिस इज अ 1 पीक, ओके, एंड दिस इज अ सेकेंड पीक और हियर इज अ कुछ डोम शेप की पीक है। तो ये जो पीक है, फर्स्ट दिस इज पीक वेव, ओके, एंड सेकेंड इज अ क्यू आर एंड एस एंड टी। ओके तो ये एक स्टैंडर्ड ईसीजी है और ये 3 वेव्स इज कंसिडर एज अ 1 ईसीजी। ओके अब ये वेव्स किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। इसमें 3 वेव्स हैं, या जैसा हमने यहाँ राइट डाउन किया है। फर्स्ट है दैट इज पी वेव, सेकेंड लिखी जाती है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और थर्ड इज टी वेव। ओके सो पी वेव रिप्रेजेंट करती है ऑरिकल का डिपोलराइजेशन which leads to auricle contraction. Okay so P wave represents auricle depolarization. Okay depolarization और डिपोलराइजेशन मतलब होता क्या है वो मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा देती हूँ और डिटेल में आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आप इसे पढ़ोगे। सो यहाँ पर देखते हैं कुछ मेम्ब्रेन्स मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं। इन मेम्ब्रेन, सपोज करो ये एक मेम्ब्रेन है, सेल की एक मेम्ब्रेन है। सेल के आउटर साइड पर मैंने लिखा है ECF मींस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट है, और इनर साइड में जो प्रेजेंट है दैट इज नोन एज ICF मींस इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ओके सो इन रेस्टिंग पोजीशन ये जो ICF और ECF में कुछ चार्जेस होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड पॉजिटिव चार्ज होगा और सेल के इनर साइड नेगेटिव चार्ज होगा, एंड दिस सिचुएशन इज कंसिडर एज अ, तो दिस सिचुएशन इज नोन एज पोलराइज्ड सिचुएशन, यानी कि पोलराइजेशन। ओके सो पोलराइजेशन क्या है बेसिकली, जब ऐसी कंडीशन, सपोज ये ICF मैंने कि सेल के बाहर का चार्ज, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर नेगेटिव चार्ज है। इस ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, पोलराइज्ड सिचुएशन मींस रेस्टिंग पोजीशन। तो हम इस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, दिस मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। पोलराइज्ड मेम्ब्रेन मींस बाहर पॉजिटिव और इनसाइड सेल इज नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है, सपोज कोई स्टिमुलस आया, हियर इज अ स्टिमुलस, और इस स्टिमुलस ने मेम्ब्रेन में जो कुछ चैनल्स प्रेजेंट थे उनको ओपन किया। ओके और जैसे ही ये ओपन होंगे वैसे ही चार्ज क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। यानी कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि पॉजिटिव अंदर आ गया
और नेगेटिव बाहर चला गया, यानी कि चार्जेस क्या हो गए, रिवर्स हो गए। ओके, और ये चार्जेस सिर्फ कहां की बात हो रही है, इस मेम्ब्रेन में सिर्फ इतने पार्ट की बात हो रही है। ओके, जब ये जैसे ही चार्जेस रिवर्स होंगे, ये चार्जेस आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि ये पॉजिटिव आगे चला जाएगा और ये नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा। सेम विथ ऊपर वाले में भी, यहां पर भी यही होगा, ये भी चार्जेस आगे मूव करेंगे। तो चार्जेस क्या करेंगे, बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ इस साइड मूव करेगा, यानी कि ये नेगेटिव इस तरफ आ जाएगा, ये पॉजिटिव उधर चला जाएगा, और इसी जब चार्जेस एक्सचेंज करेंगे तो करंट जनरेट होगा, और उसी करंट को हम क्या बोले, नर्व इम्पल्स बोलेंगे, राइट। तो इस सिचुएशन जब चार्जेस रिवर्स हो रहे हैं, उस सिचुएशन को हम डिपोलराइजेशन सिचुएशन बोलेंगे, और ये मेम्ब्रेन क्या हो गई, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, राइट। तो ये कंडीशन क्या हो गई, डिपोलराइज्ड सिचुएशन हो गई। अब होगा क्या नेक्स्ट सिचुएशन में, यहां पर क्या था, सपोज यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव एंड यहां पॉजिटिव। तो अब हो क्या रहा है, अब होगा क्या नेक्स्ट सिचुएशन में, ये चार्जेस आगे की तरफ मूव करेंगे, राइट, और जो पीछे की मेम्ब्रेन है वो अगेन कैसी हो जाएगी, अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना शुरू कर लेगी। ओरिजिनल स्टेट यानी कि जब पॉजिटिव बाहर होगा, नेगेटिव अंदर होगा, राइट। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जब ये इंपल्स जनरेट हो जाएगी, इंपल्स आगे चली जाएगी, तो पीछे वाली जो मेम्ब्रेन है, ओके, प्रीवियस मेम्ब्रेन है, उसका जितना भी पॉजिटिव है वो सेल के बाहर चला जाएगा, और नेगेटिव है वो सेल के अंदर आ जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, जब पॉजिटिव बाहर चला गया और नेगेटिव अंदर आ गया, तो ये अगेन कैसी हो गई, पुरानी जैसी, यानी कि रेस्टिंग पोजीशन में हो गई। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिपोलराइजेशन, मींस ये मेम्ब्रेन क्या हो गई, रिपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ओके, तो 3 स्टेजेस प्रेजेंट है यहाँ पर, पोलराइज्ड जिसमें रेस्टिंग पोजीशन है, पॉजिटिव बाहर है सेल के और नेगेटिव अंदर है। कोई स्टिमुलस आया और सेल में जितने भी चार्जेस हैं वो सेल के जो चार्जेस हैं वो क्या हो गए, रिवर्स हो गए ड्यू टू स्टिमुलस। और जब रिवर्स हो जाएंगे उस सिचुएशन को हम बोल रहे हैं डिपोलराइजेशन। एंड जब इम्पल्स जनरेट होकर आगे मूव कर लेगी, उस सिचुएशन में वो बाकी की जो मेम्ब्रेन है वो वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना शुरू कर देगी। हम उस सिचुएशन को बोलेंगे रिपोलराइजेशन सिचुएशन। अब बात करते हैं ईसीजी पर। तो ऑरिकल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो पी वेव है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑरिकल्स के डिपोलराइजेशन को। मींस ऐसे नोड से नर्व इम्पल्स जनरेट की और कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। ओके, सो बेसिकली ऑरिकल डिपोलराइज हो रहा है विच लीड्स टू ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब यहां पर देखिए एक बहुत ही रफ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। सपोज दिस इज ह्यूमन हार्ट और ये है राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसे नोड थी, ऐसे नोड्स ने क्या किया, नर्व इम्पल्स जनरेट की और ये ट्रैवल करते करते यहाँ पहुंचेगी, राइट, यानी कि ऑरिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड यहाँ पे प्रेजेंट होता है एवी नोड और एवी नोड से ये क्या है, दीज आर द पुरकिंजे फाइबर्स। अब होता क्या है, पी वेव ने क्या रिप्रेजेंट किया है, डिपोलराइजेशन को। ओके, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकल्स के डिपोलराइजेशन को। ठीक है, तो ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। अब यहां क्या होगा, अब देखो यहां कॉम्प्लेक्स है, यानी कि क्यू वेव इस बेस लाइन के नीचे है, आर ऊपर है और एस अगेन नीचे है। ओके, तो क्यू वेव रिप्रेजेंट करती है कि जब ये जो सेप्टम है,
ये जो वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम प्रेजेंट है, ये वाला जो सेप्टम है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा हम उसको बोल रहे हैं क्या, क्यू। ओके, और आर क्या है, आर पार्ट में मेजर पार्ट, जो वेंट्रिकल्स का मेजर पार्ट क्या हो गया है, डिपोलराइज्ड हो गया है। और एस में वो कंप्लीटली, यानी कि वेंट्रिकल्स कंप्लीटली डिपोलराइज्ड, यानी कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इनिशियल क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स पूरा रिप्रेजेंट क्या करता है, वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन, जिसमें Q क्या है, जब ये सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और R जब मेजर पार्ट ऑफ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको रिप्रेजेंट करेगा। और S जब वेंट्रिकल्स पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे उसको हम क्या बोल रहे हैं, S। इसीलिए QRS पूरा कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में स्टडी किया जाता है। ओके, अब आते हैं हम एक डोम शेप की वेव पर, दैट इज नोन एज टी वेव। और टी वेव रिप्रेजेंट करती है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ओके, तो वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन मतलब रेस्टिंग पोजीशन। ओके, तो टी वेव यानी टी वेव रिप्रेजेंट किसको कर रही है, वेंट्रिकल्स का रिपोलराइजेशन विच लीड्स टू वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। ओके, तो रिपोलराइजेशन होगा तो मेम्ब्रेन अपने वापस से रेस्टिंग पोजीशन में आएगी। और रेस्टिंग पोजीशन में हम ये बात जानते हैं, रेस्टिंग पोजीशन में जब वो आएगी तो वो पूरी तरह रिलैक्स कर रही है, राइट। रेस्टिंग मतलब रेस्टिंग, रेस्ट कर रही है। तो रिपोलराइजेशन मतलब जब वो वापस से अपने ओरिजिनल यानी कि पुरानी वाली स्टेट में वापस आती है। ओके, और उसे रिप्रेजेंट करता है टी वेव। अब बात आते हैं, ये बेस लाइन है, ब्लैक डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है बेस लाइन को। और बेस लाइन के ऊपर देखो कौन कौन सी वेव प्रेजेंट है, PRT, यानी कि PRT दे आर कंसिडर एज अ पॉजिटिव वेव, और Q और S दे आर कंसिडर एज अ नेगेटिव वेव्स। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो स्टूडेंट प्लीज इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप पहली बार केमबीएम क्लासेस को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग केमबीएम क्लासेस।